एक ज़रा सी गलती पाकिस्तान की और फिर उसके बाद दुनिया के नक्शे से उसका नाम खत्म हो जाएगा। हमको जो हासिल करना था हमने कर लिया है, अब पाकिस्तान के रवैये के ऊपर डिपेंड करता है। कोई मेजर इशू होता है तो उसका जवाब वैसे ही दिया जाएगा जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे था, या हो सकता है उससे ज़्यादा होगा। पाकिस्तान में 8 कैंप आतंकियों के अभी भी एक्टिव हैं। टारगेट लॉक्ड है, हमें मालूम है अगला हमला कहाँ करना है। जो लोग पहलगाम के पीछे थे उनके हाथ पैर काटे जाएंगे, उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। कि वी आर वॉचिंग, राइट। हमारी इंटेलिजेंस तैयार है, प्लान्स तैयार हैं। आप गलत काम मत करना, अगर गलत काम किया तो विल कम स्ट्राइकिंग। इतनी जल्दी अगर हमें ये सुनने को मिले कि वापस से वहाँ पर टेररिस्ट कैंप एक्टिव हो चुके हैं, तो मतलब हम सीधा मान लें कि वो कभी नहीं सुधरेंगे। पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट की कमी थोड़ी है। इट्स लाइक अ टेल ऑफ अ डॉग, सीधी नहीं हो सकती। एयर स्ट्राइक करना सर एक बात होती है, लेकिन सीधा जब सेना के कूच करने की बात हम सुनते हैं तो क्या ये डायरेक्ट युद्ध वाली बात हो जाती है? When the threat of conventional war comes, everything changes. Pakistani army doesn't want to die for Pakistan. Pakistan army wants to make money for themselves. उनके जो लीडरशिप है वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो कंट्रोल करना चाहते हैं देश को, मगर वो अपने देश के लिए मरना नहीं चाहते। नवाज शरीफ के करीबी माने जाते हैं नज़म सेठी की तरफ से, हालांकि वो पाकिस्तान में पत्रकार भी हैं, उनकी तरफ से ये स्पष्ट तौर पर कबूल किया गया है कि पाकिस्तान कभी भी सीधी लड़ाई में भारत से जीत नहीं सकता है, और यही वजह है कि जो परमाणु संधि रहती है वो पाकिस्तान हमेशा करने से बचता रहा है। न्यूक्लियर एक ब्लैकमेल का जो तरीका था पाकिस्तान का, ऑपरेशन सिंदूर में बिल्कुल खोखला हो गया। 1% ऑफ इंडियन मिलिट्री पावर वॉज नॉट अप्लाइड। क्या वो मिसाइल हमारे पास पहुंचेगी या उनके देश में गिरेगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। यह आपकी मिलिट्री की पावर है जिसकी वजह से पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में चौथे दिन घुटने टेक करके जमीन के ऊपर मत्था लगा लेता है। वो भैरव बटालियन जिसका जिक्र हमारे आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया, वो काम जो एक इन्फेंट्री बटालियन का जवान न कर सके उसके ऊपर के लेवल का है। मगर जहां पे आपको स्पेशल फोर्सेस की जरूरत ना पड़े, वो बीच का जो हिस्सा है वो भैरव है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से बोला गया है कि उनका J-17 जो जेट है वो उसका उन्हें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है कि उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ उन्हें IMF के पैसे की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कौन सा नशा करते हैं? चाइना क्या जानबूझकर पाकिस्तान को उनका सेकेंड हैंड माल देता है? क्या वो देना नहीं चाहता? जो बेस्ट इक्विपमेंट है वो कोई नहीं देगा, राइट। सेकंड है, वो जो इक्विपमेंट देते भी हैं, जो चाइनीज़ इक्विपमेंट है उसकी क्वालिटी के अंदर तो कुछ ना कुछ फ़र्क है। भाई वेनेजुएला के अंदर भी चाइनीज़ इक्विपमेंट था, एक भी नहीं चला। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से 1 घंटे की गई लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी बातें बताई गई। कई बातें पहली बार भारत के सामने, दुनिया के सामने आई, और उनमें से एक थी कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना पूरी तरह तैयार थी पाकिस्तान के भीतर घुसने के लिए। मतलब आमने सामने की जंग के लिए, युद्ध के लिए भारतीय सेना तैयार थी। ये वो बात थी जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी के जरिए पहली बार पूरे विश्व ने सुनी, पाकिस्तान ने सुनी। और जाहिर सी बात है इसके बाद पाकिस्तान में तो खलबली मच ही गई, लेकिन हम इसका असल मायने समझना चाहते थे। वो सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी ऑपरेशन सिंदूर, एक जरा सी गलती पाकिस्तान की और दुनिया के नक्शे से वो शायद खत्म हो सकता था। अपनी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कई दूसरी बातें भी बताई। ये बताया उन्होंने कि हम जानते हैं पाकिस्तान में इस वक्त 8 टेररिस्ट कैंप सीमा के इलाके पर एक्टिव हैं। क्या मतलब है इसका? क्या उनके ऊपर हम तुरंत निशाना लगा देंगे, या क्या हमें यह मालूम है कि अगला निशाना कहां लगाना है? ये सारी बातें समझने के लिए हमें एक बहुत एक्सपीरियंस्ड, सेना की बात को समझने वाले और सेना का एक्शन कैसे हो सकता है वो समझने वाले किसी शख्स की जरूरत थी।
और इसीलिए आज के पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया है पूर्व चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे सर को। मैं आपको बताऊं कि भारतीय सेना के वो जाबाज ऑफिसर हैं डीपी पांडे सर, जिन्होंने न सिर्फ कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ी है बल्कि युवाओं के बीच में भी वो खासे लोकप्रिय हैं। उन्होंने हमें समझाया है कि पाकिस्तान की हैसियत क्या है, पीओके लेना कितना जरूरी है। एक चीज भी उनके मन में इस पॉडकास्ट में मुझे दिखाई दी, जिसमें वो ये बताते हैं कि कैसे पहले की सरकारों में जो रणनीति बनाई जा रही थी या जो सोच रखी जा रही थी पाकिस्तान के लिए, वो कितनी गलत थी। अब कैसे सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो कितनी स्लो स्पीड में है। आत्मनिर्भर भारत रक्षा क्षेत्र में कितना आगे बढ़ चुका है, कितना बढ़ना बाकी है, कहां कमियां हैं, ये सारी बातें समझाता हुआ आज का हमारा ये पॉडकास्ट है। जरूर आप इसे अपने दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा, जेनजी के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि कठिन बातों को बहुत आसान ढंग से हमें डीपी पांडे सर ने इस पॉडकास्ट में समझाया है। आगे बढ़ने के पहले ये रिक्वेस्ट भी कर दूं कि हमारे इस पॉडकास्ट चैनल को टेक ऑफ विद एसकेटी को आपको सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमारे सेना के हौसले को बढ़ाता हुआ, भारतीयों के हौसले को बढ़ाते हुए इस पॉडकास्ट को भी आपको लाइक करना है। और चलिए हम मिलकर के स्वागत कर लेते हैं। मैं बोर्डिंग पास देती हूं आज के हमारे गेस्ट लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे सर को। तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शालिनी। पहला सवाल, और ये पूरा पॉडकास्ट ही हम हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनके हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि बहुत लंबी रही है उसे डिकोड करने की कोशिश करते हुए करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, जो कि पहले भी हम कई बार सुन चुके हैं। हमने मोदी जी के ज़रिए भी ये सुना, आर्मी चीफ ने भी अब ये बात कही है। तो क्या इसका सीधा मतलब हम ये निकालें कि एक ज़रा सी गलती पाकिस्तान की और फिर उसके बाद दुनिया के नक्शे से उसका नाम ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो रेट्रिक की बात हो जाती है, बट मुझे लगता है कि जो सीज़ फायर एक्चुअली में होना चाहिए था वो हो जाता, मगर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि उस टाइम पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री, ये मेरा व्यू है कि प्रधानमंत्री जी को ये बोलना पड़ा कि दिस इज पॉज। एक्चुअली जो फर्स्ट डे के अंदर मिशन स्टेटमेंट था हमारा, जो इंडियन आर्म फोर्सेस को दिया गया था टेररिस्ट कैंप्स को बर्बाद करने का, वो हो चुका था। मगर पाकिस्तान की जो आदत है उसको लगा कि मैं थोड़ा सा लेट अस पुश द एनवेलप, तो उन्होंने कुछ शरारतें करने की कोशिश करी। और फिर जब 10 की सुबह जब वो 20-25 मिनट का तांडव हुआ उनके यहाँ पर, तो उन्होंने सीज़ फायर के लिए, आपको पता ही है सब जगह भागे वो हर जगह पर, और वो सीज़ फायर की रिक्वेस्ट करी। और जब उन्होंने, उनके पाकिस्तानी डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से जब बात किया तो वो कंक्लूजन यही हो गया था। बिकॉज इफ़ यू रिकॉल, हर 24 घंटे के बाद में भी जो हमारी स्पोक्स पर्सन जो हमारे बात कर रहे थे मीडिया के साथ में, वो यही कह रहे थे कि हमको जो हासिल करना था हमने कर लिया है, अब पाकिस्तान के रवैये के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब पाकिस्तान का रवैया चेंज हुआ 10 को, तो इसका मतलब ये था कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी उसके आगे जाने की। मगर जब ये ट्रंप जनाब उन्होंने अपनी नाक घुसा दी कि वो मैंने सीज़ फायर करवाया, विच वॉज एक्चुअली रॉन्ग। एंड अगर आप स्टेटमेंट देखिए उनके आज की तारीख में, दुनिया के हिसाब से कई स्टेटमेंट उनके फेक हैं, गलत हैं, और कि मैंने बात करी, उन्होंने कोई बात ही नहीं करी, कई चीज़ें। बट सो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी, बिकॉज ऑफ द जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो इंटरनल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये लगता है कि मैंने कंपल्शन में किया है। सो इसलिए मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को पॉज की बात कही होगी। मगर अब जो वो पॉज की बात कही, तो इसका मतलब एक ये आगे ये भी है कि कोई मेजर इशू होता है और टेररिस्ट अटैक होता है, तो उसका जवाब वैसे ही दिया जाएगा जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे था, या हो सकता है उससे ज़्यादा होगा। इट ऑल यू जस्ट कांट से कि कोई भी एक छोटा सा इंसिडेंट होगा तो उसके लिए कितना बड़ा रिस्पॉन्स होगा, राइट। ऑलवेज रिस्पॉन्स विल बी मेजर्ड एंड कैलिब्रेटेड, ये मेरा ये मानना है। आपको जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए पावर को। यू कांट गो ओवरबोर्ड विद पावर, बिकॉज पावर भी कंज्यूम होता है, राइट, एंड इट रिक्वायर्स रिप्लेनिशमेंट टाइम एंड अगेन। उसके लिए
पैसा चाहिए, समय चाहिए, एफर्ट चाहिए। तो मुझको लगता है कि अभी कोई ऐसी शैतानी वाली या कोई गलत कार्रवाई करता है पाकिस्तान, तो ऑपरेशन सिंदूर पॉज का मतलब ये माना जाएगा कि आगे अगर आपने कोई गलत काम किया, बेस्ड ऑन क्या गलत काम किया, राइट, वो तो या तो जनता तय करेगी या जो हमारी लीडरशिप है, स्ट्रेटजिक लीडरशिप, वो डिसाइड करेगी कि क्या इस चीज़ का बदला कैसे लिया जाना चाहिए, राइट। मगर आपको मालूम है कि हमारे देश की जो भूमिका है, जो मिशन है, वो 2047 तक एक सशक्त भारत, एक समृद्ध भारत की है। और वो इन सब चीज़ों के लिए जब आप उस तरफ की दिशा में चल रहे हैं, तो आप अपना समय पाकिस्तान जैसे देश के ऊपर कम से कम व्यतीत करना चाहते हैं और आप आगे को चलना चाहते हैं। लेकिन आर्मी चीफ अगर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 8 कैंप आतंकियों के अभी भी एक्टिव हैं, तो क्या हम उसका मतलब ये ना निकालें कि पहला तो हमें गिनती पता है कि तुम कहाँ कहाँ छुपे हुए हो और कहाँ कहाँ आतंकी अड्डे बने हैं, ये पहली बात। और 8 आतंकी कैंप एक्टिव हैं, ये कहा जाना क्या इस ओर इशारा करता है कि ये टारगेट इज़ लॉक्ड है, हमें मालूम है अगला हमला कहाँ करना है? सो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर के 2-3 चीज़ें चेंज हुई। पहली चीज़ ये थी कि उससे पहले हम लोग सिर्फ कश्मीर के आगे जो लॉन्च पैड थे उस पर अटैक करते थे, या सीज फायर वॉलेशन होता था तो हम आर्टी शेलिंग या जो भी कार्रवाई करते थे। फिर वो एक्सपैंड हुआ जम्मू कश्मीर के आगे, यानी कि POJK के इलाके के अंदर जहाँ जहाँ पे कैंप्स हैं उनके ऊपर अटैक किया जाता था। बालाकोट में एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ जिसके अंदर हमने IB की क्रॉस जा करके एयरफोर्स का इस्तेमाल करके अटैक किया। ऑपरेशन सिंदूर में एक लेवल और ऊपर चला गया। उससे पहले बालाकोट से पहले उरी स्ट्राइक हुई थी, तो उरी स्ट्राइक भी एक अलग लेवल का ऑपरेशन था जिसके अंदर RT की फायरिंग से या स्मॉल आर्म्स के फायर से डिस्ट्रक्शन करने के बजाय एक फिजिकल क्रॉसिंग LC बाय सोल्जर्स, वो एक एक्शन किया गया जिसके अंदर हमने अंदर घुस के उनके कैंप्स के ऊपर एक्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर में जो फोकस चेंज हुआ है कि POJK के अलावा अब पाकिस्तान, पंजाब या कहीं भी पाकिस्तानी टेररिस्ट होंगे, हम उनको स्ट्राइक करेंगे। और दोनों बहावलपुर हेडक्वार्टर्स और मुरीद के हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक किया गया, वो एक बड़ा सिंबॉलिक शिफ्ट था, राइट। सो दिस सिंबॉलिक शिफ्ट वाज ऑफ दैट फर्स्ट डे। जो लोग पहलगाम के पीछे थे उनके हाथ पैर काटे जाएंगे, उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, वो चीज़ अचीव हो गई। मगर ये कहना कि अगर आपने 9 टेरर कैंप्स और हेडक्वार्टर्स में स्ट्रक, आप एक टेररिस्ट का और टेररिज्म का एक वायरस होता है, आप उसको ज़मीन से सफ़ा नहीं कर सकते, इट टेक्स टाइम, राइट। तो नेचुरली ये जो हेडक्वार्टर्स हैं वो नए कंस्ट्रक्ट होंगे, आपने फोटोग्राफ्स देखी होंगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो गई हैं। दूसरा एक और जो भय इनके दिमाग में छा गया, ये जो टेरर कैंप्स हैं वो पहले LC वगैरह के और IB के पास हुआ करते थे, अब कहाँ चले गए हैं? दे हैव गॉन इनटू डीपर, और वो डीपर कई काफ़ी डीप चले गए। हाँ। तो ये जो इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है, ये ऐसा नहीं है कि आज आपने डिसाइड किया मैंने फायर करना है तो आज आप अब लगे ढूंढने सैटेलाइट मैप के ऊपर और लोगों से जानकारी हासिल कर रहे हैं कहाँ पे टेरर कैंप है। तो ये एक प्रोसेस है, और आई थिंक जो हमारे चीफ ने बताया है कि वी आर वॉचिंग, राइट। हमारी इंटेलिजेंस तैयार है, प्लान्स तैयार हैं, आप गलत काम मत करना, अगर गलत काम किया तो वी विल कम स्ट्राइकिंग यू। आई थिंक इट्स अ मेजर मैसेज। साथ में मैं एक कैविएट ऐड करना चाहूँगा कि अमेरिका जैसा पावरफुल नेशन, इज़राइल जैसा ताकतवर टेक्नोलॉजिकली, मिलिट्रीली देश जो एक छोटे से हमास के इलाके के अंदर टेररिज्म या टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं ख़त्म कर सका, तो ये सोचना कि हम लोग बाय यूजिंग मेयर फिजिकल पावर हर टेररिस्ट को या हर टेररिज्म की एक आइडियोलॉजी को हम ख़त्म कर दें, ये थोड़ा सा मुश्किल है। बट पनिशमेंट होगा, जब पनिशमेंट होता है तो पनिशमेंट पाकिस्तान स्टेट को होता है, राइट। और पाकिस्तान स्टेट कंप्राइजेज ऑफ फ्यू एलिमेंट, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी पीपल और जो और इकोसिस्टम है। तो जब वो कहीं हर्ट होता है तो वो इस बिहेवियर, जो पाकिस्तान आर्मी का जो बिहेवियर है उसको टेम्पर करता है। तो दिस पनिशमेंट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान आर्मी के बिहेवियर को टेम्पर किया है, चेंज किया है, कंट्रोल किया है। और हर मार के बाद में थोड़ा सा ये
बिहेव सही करते हैं और उसके बाद में फिर आपको जैसे समय निकलता जाता है तो वो आई यूज़ थिंग कॉल्ड यू नो इट्स लाइक अ टेल ऑफ अ डॉग, सीधी नहीं हो सकती। लेकिन एक आम भारतीय जब सुनता है कि हमने एयर स्ट्राइक की है, सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो हम तो यही मान के चलते हैं कि हमने बढ़िया से मज़ा चखा दिया पाकिस्तान को, और फिर इतनी जल्दी अगर हमें ये सुनने को मिले कि वापस से वहाँ पर टेररिस्ट कैंप एक्टिव हो चुके हैं, तो मतलब हम सीधा मान लें कि वो कभी नहीं सुधरेंगे। नहीं, बट वो टेररिस्ट कैंप का मतलब क्या है? जहाँ पे 4 लोग हैं वो भी कैंप है, जहाँ पे 100 हैं वो भी कैंप है, राइट? तो ये तो जब इकट्ठा हो जाता है आदमी तो वो कैंप बन जाता है। वो दिस कैंप आज यहाँ पर है, कल को कहीं और हो जाएगा। दिस ओनली ऑक्यूपेशन ऑफ फ्यू बिल्डिंग एंड हाउसेज, इट बिकम्स अ कैंप, एंड देन वो आ जाए हुए अब तुमने घर में चले जाओ तो कैंप डिजॉल्व हो गया। सो दिस इज ये जो यूनिक तरीका है एक टेररिस्ट और टेररिज्म का काम करने का, ये यूनिक तरीका पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर है। टू कैप्चर ईच वन ऑफ देम एट वन प्लेस एंड किल देम और न्यूट्रलाइज देम इज़ नॉट ईजी। आफ्टर ऑल पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट की कमी थोड़ी है। वो टेररिस्ट वहाँ पे ऐसे हैं जो उनको ही अब आज की तारीख में टारगेट कर रहे हैं, राइट? सो इट्स नॉट सो ईजी, इट्स एन आइडियोलॉजी, और आइडियोलॉजी एक वायरस की तरह होता है, उसको टेम करना समय लगता है, आसान नहीं होता है। मैं एक चीज़ और आपसे समझूंगी, क्योंकि ये मुझे लगता है पहली बार हमें मालूम चला, या मैं कहूँ कि आर्मी चीफ की तरफ से खुलासा किया गया, मैं मीडिया की लैंग्वेज में अगर बोलूँ, मेरे व्यूवर्स मुझे कमेंट करके इस बारे में ज़रूर बताएं, कि उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुसकर ज़मीनी हमला करने के लिए पूरी तरह से मोबिलाइज थी। हम तैयार थे कि वो ये गलती करे तो हम सीधे अंदर घुस करके मारें। तो एयर स्ट्राइक करना सर एक बात होती है, लेकिन सीधा जब सेना के कूच करने की बात हम सुनते हैं तो क्या ये डायरेक्ट युद्ध वाली बात हो जाती है? क्या ये सीधा आमने सामने की फिर जो लड़ाई और युद्ध जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं ये वो रहता है? आप कितने भी दूर से पत्थर मार करके किसी घर के अंदर शीशा तोड़ लें, किसी को आप चोट पहुंचाने की कोशिश करें, उसका एक लिमिट होता है। मगर जब आप दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर घुस के उसको बर्बाद करने के लिए करते हैं, एक साइकोलॉजिकली एक अलग चीज़ होती है। सो कई बार लोग ये जो मीडिया के अंदर भी एक चीज़ चलती है ना कि वो डिस्ट्रक्शन हो गया, एयरफील्ड्स डिस्ट्रॉय हो गए, इससे पाकिस्तान कैप्चुलेट कर गया, ऐसा नहीं है। आप तीनों अंगों को देखिए, जैसे इंडियन आर्मी आर्टिलरी शेलिंग कर रही थी, मिलिट्री फोर्स को, उनके पाकिस्तान आर्मी को बहुत घात पहुंचा रही थी, मगर ये घात ऐसा घात नहीं होता है कि आदमी की जो हरकत है वो चेंज हो जाए। एयरफोर्स ने मिसाइल्स मारे, सब कुछ किया, बट जब आर्मी तैयार है, नेवी की एक पोस्टरिंग हो रही है अरेबियन सी के अंदर, उस घाटी के अंदर, कि उसको चोक करना है, व्हेन द थ्रेट ऑफ कन्वेंशनल वॉर कम्स एवरीथिंग चेंजेस। सो ये कन्वेंशनल वॉर नहीं था जो अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर किया। एक स्ट्राइक्स थी, एक हेवी स्ट्राइक्स थी, ठीक है, इट इज़ अ मैसेजिंग। और जब इसमें मनूवर होता है फोर्स का, जब फोर्स दिखती है तैयार होते हुए, तो जो दुश्मन का देश है उसकी एक तैयारी की जो कार्रवाई है वो अलग हो जाती है, राइट? सो ये लोगों को समझना चाहिए कि आप कुछ भी कर रहे हैं, टिल द टाइम you're not ready to cross the border with boots on ground, एक पोस्चर चेंज करना, एटीट्यूड चेंज करना, बिलीफ चेंज करना मुश्किल होता है, राइट? सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड एंड दिस इज़ व्हाट आई थिंक जो हमारे चीफ ने बोला है, इसका मतलब ये है कि जब पाकिस्तान को पता है कि हरकत, आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ कारगिल कन्फ्लिक्ट। कारगिल कन्फ्लिक्ट के अंदर अगर सिर्फ आर्टी शेलिंग से और एयर स्ट्राइक से दुनिया चली जाती, वहाँ से तो मुमकिन नहीं था। सो इंडियन आर्मी हैड टू क्लाइंब अप द हाइट्स टू विकेट, टू कैप्चर दोज हाइट्स, राइट? सो फिजिकल ऑपरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। एक उस टाइम पर भी जब पाकिस्तान को ये पता लग गया कि अब गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा है भारत के अंदर, और उसकी फोर्सेस आईबी के अंदर पाकिस्तान पंजाब और उस इलाके में मोबिलाइज हो रही हैं, तो एक जो देश के नेता हैं उनको पता है कि हाउ फार वी कैन गो, राइट?
सो एक तो जियोपॉलिटिकल प्रेशर था, इंटरनेशनल प्रेशर था, और हम कैप्चर करते चले जा रहे थे। हमने सारी पोस्टें तकरीबन कब्जा कर ली थी जब नवाज शरीफ ने विड्रॉल के ऑर्डर्स दिए, राइट। सो यू विल हैव टू अप्लाई, बट जब वो तैयारी देखता है ना दुश्मन कि इनके टैंक बाहर निकल रहे हैं, इनके हथियार बाहर निकल रहे हैं और इनकी इन्फेंट्री तैयार हो रही है अभी अटैक करने के लिए, तो उसकी जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। सो ये कहना कि सिर्फ मिसाइल दागने से, आर्टी शेलिंग करने से चेंज हुआ है, नहीं। जब उनको लगा होगा कि इंडियन आर्मी नाउ मीन्स बिजनेस, इंडियन नेवी मीन्स बिजनेस, इंडियन एयर फोर्स इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू क्रॉस एंड कैरी आउट दीज एक्शंस एंड ऑपरेशंस। अब कन्वेंशनल लड़ाई होने वाली है तो चेंज हो जाता है पोस्चर। पाकिस्तानी आर्मी डजंट वांट टू डाई फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान आर्मी वांट्स टू मेक मनी फॉर देमसेल्व्स। उनके जो लीडरशिप है वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो कंट्रोल करना चाहते हैं देश को, मगर वो अपने देश के लिए मरना नहीं चाहते। बड़ी बात है ये मतलब दिस इज प्रूवन बाय रिकॉर्ड ना। आप बांग्लादेश के अंदर देख लीजिए, मतलब आई एम जस्ट शिफ्टिंग गियर। बांग्लादेश के अंदर पूरी सेना थी उनकी, लाखों सोल्जर्स थे, सिर्फ रेप हो रहे थे औरतों के, लूटे जा रहे थे, लोग मारे जा रहे थे। माइनॉरिटीज़ ही नहीं, जो बांग्लादेशी मुसलमान थे उनके साथ भी हर किस्म की कार्रवाई हो रही थी, बिकॉज वो एक ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली को पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का नेता नहीं बनने देना था। शेख मुजीबुर रहमान हैड वन लैंडस्लाइड विक्ट्री। लैंडस्लाइड क्यों? क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की नफरी ज़्यादा थी, दे वोटेड एज अ ब्लॉक। वेस्ट पाकिस्तान के अंदर वोट वॉज फ्रैक्चर्ड, कुछ ने शेख मुजीबुर रहमान को दिया, कुछ ने किसी को दिया, एंड एवरीथिंग वाज ऑन। और वो चलता रहा। जब इंडियन आर्मी क्रॉस द बॉर्डर एंड वेंट इनसाइड, कन्वेंशनल फोर्स वाज अप्लाइड, दे इमीडिएटली कैप्चुलेटेड विद इन नो टाइम। 14 दिन के अंदर पूरी की पूरी सेना, 93,000 प्रिजनर्स गिव अवे, सो दे कैन फाइट अगेंस्ट अनआर्म्ड सिविलियंस। वो बलोचीज को मार सकते हैं, उनकी औरतों को उठा सकते हैं अगर वो अनआर्म्ड सिविलियन है, मगर जैसे ही हथियारबंद सामने आता है उनकी पोस्चर, उनकी काम की तरीका अलग हो जाता है, राइट। सो देयर इज अ टोटल डिफरेंस। और शायद यही वजह है सर कि नवाज शरीफ के करीबी माने जाते हैं और उनकी तरफ से, नज़म सेठी की तरफ से, हालांकि वो पाकिस्तान में पत्रकार भी हैं, उनकी तरफ से ये स्पष्ट तौर पर कबूल किया गया है कि पाकिस्तान कभी भी सीधी लड़ाई में भारत से जीत नहीं सकता है। और यही वजह है कि जो परमाणु संधि रहती है जिसमें ये साइन किया जाता है कि भाई पहले हम नहीं आपके ऊपर हमला करेंगे, वो पाकिस्तान हमेशा करने से बचता रहा है। और वही बात अभी आपने भी कही कि सीधे तौर पे तो वो हमसे जीत नहीं सकते हैं। कबूलनामा उधर से भी हो चुका है सर। नहीं, देखो, आपने न्यूक्लियर की बात करी। न्यूक्लियर एक ब्लैकमेल का जो तरीका था पाकिस्तान का, ऑपरेशन सिंदूर में बिल्कुल खोखला हो गया, राइट। सो ये भी कहानियाँ हैं। आप साइन करो चाहे नहीं करो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है, लेट्स से पाकिस्तान ने साइन कर दिया कि हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। आपने आज तक पाकिस्तान को कौन से अपने कस्मे वादे पूरे करते देखे? ठीक बात, राइट। सो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, कैपेसिटीज़ होनी चाहिए। आप किताब के अंदर कुछ भी लिख के दे दो, कोई भी ट्रीटी साइन कर दो। आपके साथ चाइना ने पता नहीं कितनी ट्रीटी साइन कर दी, पीस ट्रायंगुलरिटी और सब कुछ, और हमेशा धोखा हुआ है। आप आज ट्रम्प का हालत देख लो, आज उसने नेटो के साथ में क्या क्या हुआ, साइन किया हुआ था, वो सब खत्म हो रहा है। ये जो ट्रीटीज़ हैं ये आपको बांधने के लिए होती हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारी देश की जो स्ट्रेटजिक कम्युनिटी है वो बड़े प्रिंसिपल्स और आइडियलिज्म पे बिलीव करती आई है, राइट। बट उसका फ़ायदा नहीं होता है। रियल जियो पॉलिटिक्स के अंदर लोग हमेशा धोखा देते हैं, और अगर आप धोखे के लिए तैयार नहीं रहेंगे, यू स्टार्ट बिलीविंग ऑन वाई। लाहौर के अंदर आप अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के आ रहे हैं। 14 दिन पहले नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने पूरी ब्रीफिंग करी हुई है कि कारगिल के अंदर क्या हो रहा है, राइट। ठीक है। 5 महीने पहले लाहौर डिक्लेरेशन से पहले आपने कारगिल हाइट्स को ऑक्यूपाई करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिस आई एम नॉट सेइंग, नज़म सेठी का आपने लिया, उसने बोला है, उसके साथ में जो किताब है उसमें लिखा हुआ है। परवेज़ मुशर्रफ ने खुद बोला है, वो तो नवाज शरीफ कहते रहे कि हमको नहीं पता था। बट इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही होती है यूमिन से कि एक प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं होता है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट ये सब स्टेट रियल पॉलिटिक्स के अंदर
ये सारे गेम खेले जाते हैं, पैतरे खेले जाते हैं। बट ये जो पैतरा है कि हम न्यूक्लियर बोगी खेलेंगे, राइट, और वो शुरू कर देंगे हम ड्रामा, हम न्यूक्लियर स्ट्राइक करनी है, ये सब अभी डीबंक हो गया। इसमें डीबंक क्या चीज़ें हुई? हाँ। पहली चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई कि हो सकता है न्यूक्लियर वेपनरी की जो कीज़ हैं, जो ताकत है, जो उसका इस्तेमाल करने की जो क्षमता है, वो अमेरिका के कंट्रोल में है, राइट। कुछ लोगों का मानना है कि परवेज़ मुशर्रफ रियलाइज्ड वेरी अर्ली कि जो एक रेडिकल एलिमेंट हैं उसके देश के अंदर, वो उसका इस्तेमाल गलत समय पे गलत तरीके से कर सकते हैं। एंड आई थिंक द अमेरिकन्स ऑल्सो न्यू एंड अंडरस्टैंड दैट। आफ्टर ऑल अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान एक टेरर हब ही नहीं है, वो इट्स अ मदर लोड ऑफ टेररिज्म एंड टेरर नेटवर्क। किस दिन उसका दिल उसके अंदर ख़राब हो जाए तो जितने अटैक उसने हमारे इंडिया पे किए हैं, वहाँ से कितने सारे अटैक अफ़गानिस्तान, बाकी देशों के अंदर, इवन अमेरिका के अंदर जितने अटैक हुए हैं, उसकी अगर आप लड़ी देखें या कोई लिंक देखें तो हमेशा पाकिस्तान में आके टिकती है। हाँ। ठीक है। सो मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो कोड्स हैं या कुछ कंट्रोल हैं वो अमेरिका के पास में है। इनफैक्ट जो सिस्टम्स जिनका यूज़ करके वो उसको फ्लाई करके या मार सकते हैं न्यूक्लियर एसेट्स के साथ में, वो भी कंट्रोल किसी न किसी तरीके से किसी बाहर के पास में है। सो आई मे बी रॉन्ग, आई एम ओनली स्पेकुलेटिंग, बट आप ये देखिए कि क्यों जब वो 2-3 ऐसे एयर बेसिस के ऊपर हमले हुए, अटैक हुआ, कुछ हरकत हुई, तुरंत एक बड़ा तगड़ा रिस्पॉन्स आया अमेरिका के साथ में, भाई देखो क्या हो रहा है, राइट। हाँ। वही डिप्लोमैट्स या उनकी जो स्टेट के जो टॉप लीडर्स है, नंबर 1, नंबर 2, ये सेकेंड डे ऑफ ऑपरेशन दूर कहते हैं हमारे कोई मतलब नहीं है, मगर वो चौथे दिन क्या बदल गया? सो आई एम ओनली स्पेकुलेटिंग, दीज आर ओनली हाइपोथेसिस, बट वन मेजर हाइपोथेसिस इज कि अगर आपके चौथे दिन पे इतना तगड़ा आपके ऊपर नुकसान हुआ होता और न्यूक्लियर बोगी होता तो आपने बोलना था कि अब हम न्यूक करने जा रहे हैं। ऐसा तो हुआ नहीं। सो न्यूक्लियर बोगी इज बस्टेड, क्लियर, राइट। इट इज़ नॉट। दूसरा एक भी और चीज़ है जो लोग समझते नहीं है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब चला दे, स्ट्राइक कर दे, पहली बात है उसकी काबिलियत होनी चाहिए टू ब्रीच आर एयर डिफेंस सिस्टम्स। भाई वो मिसाइल से चलाएगा, एयरफोर्स से चलाएगा, वो निकालेगा ना। जब वो लॉन्च होगा तो हमारे भी सिस्टम में, आपने 4 दिन की लड़ाई में हमारी काबिलियत देख ली है, राइट। दैट इज़ वन पार्ट, वील ब्लॉक इट। सेकेंड इज क्या वो मिसाइल हमारे पास पहुँचेगी या उनके देश में गिरेगी, इसका कोई गारंटी नहीं है, राइट। मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन चाइनीज सिस्टम। उनके भी जो सिस्टम है उनकी कोई काबिलियत है नहीं। पाकिस्तान आर्मी इज बिजनेस आर्मी, राइट। तो उनका क्या होगा हमें नहीं पता। बट तीसरी, खुदा न खासा, भगवान न करे, उसकी कोई न्यूक्लियर मिसाइल हमारे यहाँ पे लैंड भी हो जाती है, राइट, हमारे पास में ज़्यादा नुकसान होगा कि पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, ये सोचने की बात है, राइट। सो ये सब जब चीज़ें देखते हैं तो जो ये लोग बात करते हैं ना मरने मिटने की, और जो रेडिकल होते हैं वो बड़ा सोच समझ के, अपनी जब खतरे पे आती है बात, अपने परिवार पे आती है, हाँ। तो बहुत सोच समझ के कदम उठाते हैं, राइट। सो लगता है जिंगोइज्म में कि मैं मर जाऊँगा, कट जाऊँगा, हाँ। मगर जब अटैक शुरू हुआ तो सबसे पहले बंकर के अंदर आसिम मुनीर घुसे हुए थे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने खुद कहा है, एक्सेप्ट किया है, उनको सलाह दी गई थी। नहीं, उनको नहीं सलाह दी गई। सबसे ज़्यादा बोलने वाले कौन थे? उनके प्रेसिडेंट जरदारी ने बोला पूरे ओपन स्टेटमेंट के अंदर, एक कि मुझको मेरे मिलिट्री एडवाइज़र आए, उन्होंने बोला कि अभी ये लड़ाई शुरू हो गई, आप उसमें चलो। तो उसने बोला है कि कुछ लोगों की तरह मैं नहीं जा सकता था, ठीक है। सो इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट अबाउट आसिम मुनीर। सो इवन द लीडरशिप रन्स इनटू अ बंकर, दे कांट फाइट अ वॉर। आपने सर भले ही अंदाज़ा लगाया हो, पर आपकी जितनी भी बातें हैं उन सब में पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स भी अगर सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे आपने कहा कि न्यूक्लियर पावर भले पाकिस्तान के पास है, चाबी अमेरिका के पास है। वो हमने देखा भी, अब तो मीडिया रिपोर्ट्स आ चुकी हैं सर कि कैसे सबसे पहले पाकिस्तान अमेरिका के पास ही भागा था। 60
बार कांटेक्ट करने की उन्होंने कोशिश की और उसके बाद हम जानते हैं कि अमेरिका सामने आ गया। फिर आपने कहा कि चाइनीज़ वेपन ही तो सारे उनके पास हैं, और हमने ऑप सिंदूर के टाइम सर ये देखा कि उनके चाइनीज़ मित्र के ज़रिए दिए हुए ज़्यादातर जो वेपन्स उनके पास थे वो बेकार साबित हुए, और तभी हम ये कह रहे थे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट तो हमेशा ऐसे ही होता है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि चाइना क्या जानबूझकर पाकिस्तान को उनका सेकेंड हैंड माल देता है, क्या वो देना नहीं चाहता? नहीं, देखो ऐसा है कि जो बेस्ट इक्विपमेंट होता है, लेटेस्ट ऑफ द ब्लॉक, जो अभी टेस्टेड ट्राइड नहीं होता है, जो एक सरप्राइज वेपन होता है, वो आप कभी भी किसी को नहीं दोगे। कोई भी देश नहीं देना चाहिए, राइट। मगर हाँ, कुछ ऐसे वेपन होते हैं। देखो, चाइना ने कोई लड़ाई तो लड़ी नहीं है। चाइना के जो हथियार हैं उसने कहाँ पे टेस्ट करने हैं भाई? आपने एक हथियार बनाया, आपने एक सिस्टम बनाया, चलिए हथियार तो आप फायर करके कर सकते हैं, फ्लाइंग को आप उसके साथ, बट जो कम्युनिकेशन सिस्टम, इज इट वायबल इन अ कॉन्फ्लिक्ट एनवायरनमेंट, इन अ कन्वेंशनल वॉर एनवायरनमेंट? वो आप कैसे चेक करोगे? वो कहीं टेस्ट बेड होना चाहिए। तो पाकिस्तान इज़ अ गुड टेस्ट बेड। उसको मालूम है देयर इज लाइव एंड एक्टिव बॉर्डर, और डेटा आपको कलेक्ट करनी है, तो जो हरकत वो करता है वो वहाँ बैठ करके उसने हमारे बारे में सुनना है कि हमने कौन से स्विच किए, हमने कौन से रडार चलाए, हमारे जहाज़ जब उड़ते हैं तो उनकी लड़ाई करने का तरीका क्या है, ये सब चीज़ें मॉनिटर होती हैं। देयर इज अ ह्यूज डेटा बैंक विच इज दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस ऑफ एनिमी इक्विपमेंट, एनिमी टैक्टिक्स, एनिमी प्रोसीजर्स। सो फर्स्टली द बेस्ट इक्विपमेंट है वो कोई नहीं देगा, राइट। सेकेंड है, वो जो इक्विपमेंट देते भी हैं, जो चाइनीज़ इक्विपमेंट है उसकी क्वालिटी के अंदर तो कुछ ना कुछ फ़र्क है। भाई वेनेजुएला के अंदर भी चाइनीज़ इक्विपमेंट था, राइट, एक भी नहीं चला, साइबर कंट्रोल हो गया, राइट। तो आप अभी बांग्लादेश के अंदर आपने 2-3 न्यूज़ देखी होंगी, उनके कुछ सामान थे वो स्टक हो गए। ये वर्ल्ड ओवर कहीं ना कहीं चाइनीज़ इक्विपमेंट के अंदर चैलेंज तो है ना, उसमें साइबर अटैक के थ्रू चैलेंज हो रहा है या इक्विपमेंट माल ही ख़राब है। दे मे बी वेरी गुड, बट रिलायबिलिटी फैक्टर वाइज आई डोंट थिंक सो दे स्टैंड गुड। मगर हाँ, सामान कहाँ से मिलेगा? आप अगर यूरोप में सामान खरीदने जाओगे तो वही चीज़ जो चाइना दे रहा है वो आपको वहाँ पे 3 गुना मिलेगा, बिकॉज वो क्वालिटी अप्रूव्ड है, इफेक्टिव है, राइट। सो वहाँ से उतना महंगा पैसा देना पड़ेगा। सेकेंड इज़ वो आपको लोन पे नहीं देंगे। चाइना के साथ में डील किया है, वहाँ BRI चल रहा है, आप चाइना के एक क्लाइंट स्टेट हो, पूरी आपको वहाँ से क्रेडिट लाइन मिल रही है, आप यूर अंडर डेट। सो आप पैसे ले रहे हो चाइना से, सामान ले रहे हो चाइना से, मगर आप सपोर्ट कर रहे हो अमेरिका को, वो तो चलेगा नहीं, राइट। सो नियरली 81% स्टफ डिफेंस इक्विपमेंट वो चाइना का है पाकिस्तान के पास में। और क्या कहते हैं, हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं। सिंदूर की बात आ रहे हैं आपको, सिंदूर के अंदर जितनी बार जैसे भी चाहा वैसे अटैक किया गया पाकिस्तान के अंदर, वो सक्सेसफुल हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा क्लियरली दिखा दिया कि हर चीज़, जो चाइनीज़ वॉल थी, AD वॉल था, रडार सिस्टम्स थे, दे वर ब्रीचेबल, राइट। एंड श्योरली ऑन 10th मॉर्निंग जो पूरी एक्टिविटी है, तांडव मचा 25 से 30 मिनट का, वो तो बिल्कुल दिखाता है कि ये सारी चीज़ें खोखली थी। अभी तो 1% ऑफ इंडियन मिलिट्री पावर वॉज नॉट अप्लाइड, ठीक है। जो मतलब ये लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि 4 दिन के अंदर नॉट इवन 1%, लेस देन 1%। मेरा मानना है, आई डोंट नो बाकी आर्मी वाले और एयरफोर्स वाले क्या कहेंगे, बट मुझको मालूम है कि उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। बहुत ताकत है हमारे पास, हमारे पास बहुत ताकत है। मैं चाहती हूँ थोड़ा इस चीज़ को भी आप समझाइए कि क्या किसी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था अगर ख़राब है तो वो रक्षा क्षेत्र में ख़ुद को मजबूत क्या कह सकता है? ये मैं इस लिहाज से समझना चाहती हूँ कि मेरा ये मानना है कि आपका आर्थिक जो क्षेत्र है वो और आपका जो सेना है, ये दोनों आपस में जुड़ी रहती है। आपके पास लाख बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन पैसा ही अगर नहीं है तो फिर आपकी सेना क्या करेगी? अगर पाकिस्तान के नज़रिए से हम ये समझना चाहें, क्योंकि वो बार बार कहते हैं वो परमाणु संपन्न भी हैं, वो कहते हैं उनके पास चाइना का पावर भी है, बाकी देश भी उनके साथ हैं, लेकिन उनकी खुद की अर्थव्यवस्था ये जो ख़राब होती जा रही है, उसके बाद क्या वो जो बोल रहे हैं उसको माना जा सकता है? नहीं, देखो आप, लेट्स नॉट टॉक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा डिबेट करना अच्छा नहीं होता, बिकॉज इट इज़ अ फ्रिंज कंट्री। वो हमारी लिए प्रॉब्लम है, तकलीफ़ देती है थोड़ी बहुत, वो एक बीमारी है। मगर अगर हम उसके साथ में अपने आप को डिस्कशन में डालेंगे एक सामरिक उसके अंदर, तो हम नीचे चले जाएंगे।
दो तीन चीज़ें याद रखना शालिनी, कि जो इकोनॉमिक पावर है और मिलिट्री पावर है, दोनों का एक बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है, राइट। हमारे देश के अंदर हमारे पुराने नेता और कई बार आज के भी नेता ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसा बहुत होगा तो हमें मिलिट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं सिर्फ इतना ही एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आप बहुत अमीर हो मगर आपके पास में हथियार नहीं है, तो जो डाका है वो कहाँ पड़ेगा? सबसे पहले वो आपके घर में पड़ेगा, राइट। डाका ही नहीं पड़ेगा, लोग दिन के अंदर भी आकर के आपको लूट के चले जाएंगे और आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। और यही हमारे देश के साथ में कुछ 1000 साल पहले हुआ। सोने की चिड़िया थी और हमने सोचा कि अब हम सोने की चिड़िया में हैं और आर्ट और कल्चर में और चले गए सॉफ्ट पावर के अंदर, और हमने अपनी मिलिट्री फोर्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और हमारे साथ में क्या हुआ है वो आपको पता है, बटे भी थे और भी कई चीज़ें हैं। आई विल गिव अनदर एग्जांपल। सिंगापुर है, स्विट्ज़रलैंड है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक पावर्स, मिलिट्री पावर नहीं है। आज नेटो की जो जितने भी देश हैं या यूरोपियन यूनियन के देश हैं, लोग मजाक में बोलते हैं, ट्रंप बोलते हैं उसके बारे में, उनके पास डॉग स्लेड की फौज है, ठीक है। आज इकोनॉमिक पावर के हिसाब से अमेरिका गिरता जा रहा है। इकोनॉमिक पावर के हिसाब से चाइना के पास में पावर ज़्यादा है, बढ़ती जा रही है, मगर मिलिट्री पावर किसके पास ज़्यादा है? इकोनॉमिक पावर भी अमेरिका के पास में, बट इट्स गॉट 35 ट्रिलियन डेट इकोनॉमी के अंदर। बट आप दिल खोल के देखिए कहाँ पे उसने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर करना था ईरान के ऊपर, जहाज़ उठे अमेरिका के मेन कॉन्टिनेंट से, उड़ करके आए, ईरान के ऊपर अटैक किया और वापस चले गए। वेनेजुएला के अंदर घुस करके उसने मदुरो को उठा लिया। जहाँ देखो वो धमकी दे सकता है। इकोनॉमिकली 35 ट्रिलियन डाउन, मगर मिलिट्री पावर उसके पास कितना स्ट्रांग है। और यूरोपियन यूनियन के पास में उन्होंने अपनी पूरी मिलिट्री की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी उन्होंने अमेरिका को दे रखी थी। और आज अमेरिका उनको कह रहा है कि तुम 2% से ज़्यादा करो, 5% करो, तुम मेरी बात सुनो। सो द मोमेंट यू रिलाई ओनली ऑन मिलिट्री ऑन इकोनॉमी एंड मिलिट्री को आप छोड़ दो, और ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो मैंने आपको बताया ना, आइडियलिज्म पे चलते हैं। आप अच्छे रहोगे तो सब आपके साथ अच्छे रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप कितने भी अच्छे रहो, जो बदमाश है उसने आपको आके थप्पड़ मारना है, राइट। और ये हमेशा होता था, आप पहले छुपा लेते थे, आज पब्लिकली आपके सामने नज़र आता है। सो टिल द टाइम यू आर नॉट मिलिट्रीली पावरफुल, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके ऊपर आप पूरा पैसा लगा दो, बट इकोनॉमी और मिलिट्री दोनों सशक्त भारत के लिए सुरक्षित भारत भी बहुत ज़रूरी है। और सुरक्षित भारत बोलने से नहीं होता है, उसके अंदर आपको पैसा लगाना पड़ेगा। फौज आपके पास में मॉडर्न फौज होनी चाहिए, फ्यूचर लुकिंग फौज होनी चाहिए। और एक फौजी को तैयार करने में, एक फौज के सामान को तैयार करने में, ये नहीं कि आज आपने सड़क से एक आदमी को उठाया और कहा कि आज तुम फौजी बन गए। उसको तैयार करने में, उसको बैटल फील्ड एक्सपीरियंस देने में कई अरसा लगता है। आपने 1000 लोग इकट्ठे किए और आपने उसको ट्रेनिंग दे दी और उनको बोला कि ये ही एक बटालियन, बट उस बटालियन के साथ में लीडरशिप होनी चाहिए। जब पहला गोला चलेगा तो लोग भाग जाएंगे, उस लीडरशिप के ऊपर एक ट्रस्ट होना चाहिए। उसी हिसाब से आपके पास जो इक्विपमेंट है, हथियार है, वही हथियार आप इस्तेमाल करना चाहोगे जिसके अंदर वो बैक फट न जाए आपके हाथ में, वो फायर सही दिशा में करे, एक एक्सपीरियंस होता है, राइट। सो ये सब समय लगता है उसके अंदर, उसको इन्वेस्ट करने में। और लोग सोचते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम पैसा झोंक करके और एक आर्मी को या मिलिट्री को एम्पावर कर लेंगे। आप तेजस को देख लो, तेजस को डेवलप होने में कितना समय लगा है, राइट। और अभी तक पूरा डेवलप नहीं हुआ। सो एज टाइम विल गो, मिलिट्री सिस्टम्स विल बिकम वेरी वेरी कम्प्लेक्स। वो कम्प्लेक्स भी हो जाएंगे, उनको टेस्ट बेड में आपको ट्राई करके, उसको इस्तेमाल करके उसके काउंटर्स तैयार होंगे, तो यू हैव टू कीप ऑन अपग्रेडिंग। सो मिलिट्री पावर हैज़ टू ग्रो अलॉन्ग विद इकोनॉमिक पावर। इफ़ यू डोंट हैव मिलिट्री पावर, आपके पास मिलिट्री पावर नहीं है तो आपकी शिप्स जा रही हैं, आपने फिर जो पायरेट्स हैं, जो समुद्र के अंदर जो डकैत हैं, उनको रास्ते में आने वाले देशों को पैसा देना पड़ेगा कि आप हमारी शिप्स को बाहर जाने दो, आने दो, राइट। तो इफ़ यू पावरफुल, लोग आपसे पंगा नहीं लेंगे, आपसे बदतमीजी नहीं करेंगे। ये हमारे मिलिट्री की पावर है जिसकी वजह से चाइना फुल स्केल प्रॉब्लम नहीं करता आपके साथ।
ये आपकी मिलिट्री की पावर है जिसकी वजह से पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में चौथे दिन घुटने टेक करके ज़मीन के ऊपर मत्था लगा लेता है. सो पीपल हैव टू बी, आपके पास बहुत पैसा होता उस तो लुटा ही जाता ना. ठीक है. सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड ये दोनों साथ चलता है. एक के ऊपर अगर आपने सिर्फ फोकस कर लिया इकोनॉमी के ऊपर और मिलिट्री छोड़ दी तो ख़त्म हो जाएगा, और मिलिट्री के ऊपर फोकस कर लिया और सारा पैसा वहाँ लगा दिया और इकोनॉमी को छोड़ दिया. मगर अनदर पार्ट इज़ कि जो पैसा आप मिलिट्री पर लगाते हैं, आई विल गिव एन एग्जांपल. रोड बनती है बॉर्डर एरियाज़ के अंदर, तो आप लोग कहते हैं कि वो तो आर्मी के लिए बन रही है, एयरफोर्स के लिए बन रही है. ऐसा नहीं है. पोर्ट्स बनते हैं, अच्छे पोर्ट्स बनते हैं, सशक्त पोर्ट बनते हैं, तो वो इंडियन नेवी के लिए नहीं है, वो उसका इस्तेमाल सिविलियन भी करता है. बॉर्डर रोड्स के ऊपर अगर आपकी रास्ते खुल रहे हैं तो वहाँ पे जो रहने वाला सिविलियन है, जो गांव वाला है, जो शहर वाला है, उसके लिए एक इकोनॉमी का ज़रिया बनता है. राइट. सिमिलरली जब आप मिलिट्री फोर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई R&D प्रोजेक्ट आपने शुरू किया, तो आपके जो बच्चे IIT से निकल रहे हैं, जो भाग कर विदेशों में जा रहे हैं, वो उस R&D प्रोजेक्ट के अंदर लगते हैं. ये जो पैसा आपने राफेल खरीदने में आज लगाया है, राइट, इसी को अगर आपने 30 साल पहले, 40 साल पहले अच्छी एक इकोसिस्टम डेवलप करी होती, तो आपके बच्चे अमेरिका को ग्रेट नहीं बना रहे होते, आपके बच्चे इंडिया को ग्रेट बना रहे होते. सो ये जो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती हैं, हमारे देश में आइडियलिज्म पे बहुत रह गए. नहीं हम बड़े अच्छे हैं, हम चाइनीज़ के साथ बात करेंगे तो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी रहेगा ना. चाइना भी डंडा समझता है. ठीक है. या जब हमारी फोर्स मोबिलाइज होती है तो उसको भी पता है कि भाई ऐसा है, लड़ाई में जाऊं, हर देश ये चाहता है कि जब मैं अटैक पे जाऊं तो मेरे सारे बंदे जिंदा रहें, मेरे हथियारों के साथ में कुछ ना हो, दुश्मन मार जाए. ऐसा तो होता नहीं है. और अगर ये भी हुआ कि चलो मेरे 10 मरे और मैंने दुश्मन के 100 मार दिए, तो भी आदमी पंगा लेता है. ठीक है. मगर जब आपको मालूम है कि उसके भी 90 होंगे और इनके भी 100 होंगे, तो फिर आदमी सोचता है. तो आज जो चाइना का बिहेवियर है वो इसीलिए टेम्ड है क्योंकि आपके पास एक सशक्त फौज है. मगर इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में आपको आगे चलने के लिए मेहनत करने की ज़रूरी है. उस मेहनत के बारे में भी मैं समझना चाहती हूँ. मैं सर अभी जब आर्मी डे के लिए जयपुर गई थी तो वहाँ पे भैरव बटालियन से मैं खुद मिल के आई हूँ. वो भैरव बटालियन जिसका जिक्र हमारे आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया. उन्होंने बोला कि हमारे पास शायद उन्होंने 12-13 ट्रूप्स का जिक्र किया है जो तैयार की जा चुकी हैं. और भैरव बटालियन के लिए आर्मी डे में भी हमें बताया गया कि वो हर परिस्थिति में काम कर सकती है. जल, नभ, थल, कितनी भी कठिन परिस्थिति है उसमें काम कर सकती है. तो आपने जो बात कही कि ऐसा नहीं कि आप सड़क से किसी को उठाते हो और बोलते हो कि जी ये हमारे आर्मी में है, तो वो ट्रेनिंग में कितना बदलाव हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट में कितना बदलाव हुआ है, क्योंकि एक फ़ौजी एक दिन में नहीं बनता है, उसके लिए भी आपको बहुत समय और कई चीज़ों का इन्वेस्ट करना पड़ता है. तो मुझे थोड़ा उसके बारे में बताइए. थोड़ा मैं भैरव बटालियन भी समझना चाहती हूँ. नाम तो हमें यही बताया गया कि शिव के रौद्र रूप का नाम इसको इसीलिए दिया गया है, तो आप समझाइए. जब आप कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग शॉट, शॉर्ट शॉट, स्टिल्स, राइट, हर चीज़ के लिए अलग सिस्टम का इस्तेमाल होता है. एक ही कैमरा नहीं बना सकते कि मैं उसको लंबे शॉट भी लूँ, शॉट भी लूँ, वीडियो भी बनाना है, उसका कैप्चर भी करना है, उसका कलर है. सो हर चीज़ के लिए टूल अलग होता है. उसी तरह आर्मी के अंदर या एयरफोर्स के अंदर अगर आप सिर्फ लॉन्ग रेंज मिसाइल ले लीजिए, तो लॉन्ग रेंज मिसाइल का मतलब ये है कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, राइट. और आपने अभी एक छोटे से पोस्ट के ऊपर आपने तबाही करनी है जिसके ऊपर छोटी मिसाइल डालने से काम चल जाएगा. तो हर चीज़ के लिए आप बड़ी मिसाइल नहीं बना सकते. तो आपको रेंज के हिसाब से, टारगेट के हिसाब से आपको अपना वेपन ऑफ चॉइस लेना पड़ता है. उसी तरह जो फोर्स होती है, उसकी जो स्ट्रक्चरिंग होती है, वो भी टास्क के हिसाब से होती है. तो आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू, जो लड़ाई करने वाले सैनिक होते हैं, जो टुकड़ियाँ होती हैं, सबसे एक बेसिक सिस्टम होता है इन्फेंट्री बटालियन, राइट. इन्फेंट्री बटालियन का काम होता है अटैक करना, कैप्चर करना, कई और चीज़ें करना जो कन्वेंशनल लड़ाई के अंदर होता है, राइट. दूसरा स्पेक्ट्रम होता है स्पेशल फोर्सेस. स्पेशल फोर्सेस एक स्ट्रेटजिक फोर्स होती है जिसके अंदर छोटी टुकड़ों के अंदर कुछ ऐसा करना जो किसी को पता ना चले,
अंदर घुस के मारना है, अंदर कुछ कार्रवाई करनी है, कुछ जो एक आम आदमी नहीं कर सकता, एक आम सैनिक भी नहीं कर सकता, राइट। सो इस दो स्पेक्ट्रम के बीच में एक ऑपरेशन स्पेक्ट्रम होता है। वो काम जो एक इन्फेंट्री बटालियन का जवान ना कर सके, उसके ऊपर के लेवल का है, मगर जहाँ पे आपको स्पेशल फोर्सेस की ज़रूरत ना पड़े, वो बीच का जो हिस्सा है वो भैरव है, ठीक है। क्योंकि स्पेशल फोर्सेस के जवान को इक्विप करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बहुत ही डीप जाना पड़ता है। सो 100 लोग वॉलंटियर करेंगे तो उसमें से एक आदमी एसएफ के लिए सिलेक्ट होता है। फिर उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी कैजुअलिटीज़ होती है। ट्रेनिंग के दौरान जो कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं उसको भी मैनेज करना आसान नहीं होता है, राइट। So they have to do para jumps, they have to do skydiving, they have to go for diving into high seas. बहुत ही एक बॉडीली फिजिकली ट्रेनिंग बहुत सशक्त होती है। और सिमिलरली उसके जो इक्विपमेंट हैंडलिंग कैपेसिटी है, उसने रेडियो सेट को हैंडल करना है, नेविगेशन को करना है, सैटेलाइट के साथ बातचीत करनी है, एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल करना है, स्नाइपिंग का काम करना है, मार्शल आर्ट्स में ट्रेन होना है। तो आप सोचिए कि एक एसएफ को जवान को तैयार करने के लिए कितना पैसा लगता होगा। मगर अगर हमें कुछ ऐसा काम करना है जिसके लिए एसएफ की ज़रूरत नहीं है, मगर इन्फेंट्री बटालियन नहीं कर सकती है, हाँ। तो हमें एक बीच का सोल्जर देखना है जो बॉर्डर से 5-10 किलोमीटर तक के इलाके के अंदर कोई कमांडो टाइप ऑपरेशन करना है, उसके लिए इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे पास क्षमता नहीं थी और इस क्षमता को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि हर चीज़ के लिए एसएफ को हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। अगर एसएफ का इस्तेमाल करना है तो हो सकता है 10, 20, 25, 40, 50, 100 किलोमीटर अंदर कोई ऑपरेशन करना है, उसके लिए इस्तेमाल होगा। और भी कई चीज़ें होती हैं, राइट। सो इसी तरह एक टूलिंग होती है इक्विपमेंट की और मैन की, और उसके ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। और काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत फोकस है हमारा, राइट। आउटरीच हो रहा है आईआईटीज़, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ में, एकेडमिया के साथ में हो रहा है। बट मैं आपको सिर्फ कॉशन ये देना चाहता हूँ कि ये मत बिलीव करने लगना कि सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत अच्छा हो रहा है। बट हमारे यहाँ कई अभी भी प्रॉब्लम्स है। एक हमारे कंसेप्ट है, एक L1 टेंडर होता है। जब बिडिंग प्रोसेस होती है तो जो सबसे सस्ता मोबाइल हो या सामान हो, आपने वो खरीदना है, राइट। ऐसे नहीं चलता। यू रिक्वायर द बेस्ट विच कैन बी डिलीवर्ड द फास्टेस्ट, एक्सपेंसिव हो बट 100% रिलायबल हो, समय से आपको मिल सके, जिसकी मेंटेनेंस में आपको आसानी हो। वो सब चीज़ें अभी जो हमारी प्रोसीजर्स हैं रिफाइन होती हैं, बट हमारा एक देश ऐसा है, थोड़ा ब्यूरोक्रेसी ड्रिवन देश है। जब तक हम इन सब चीज़ों से हट करके जो कई मॉडर्न देश इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइना है, हाँ। वो कुछ भी कह लीजिए, अपनी तकनीकी हिसाब से वो हमसे आगे इसलिए है क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑन टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट। सेम इज़ विद अमेरिका। सो आज हमारी मिलिट्री 4th पोजीशन के ऊपर है, मगर वो जो 4th पोजीशन है उससे बेहतर होना हमको बहुत ज़रूरी है अगर हमको आगे चलना है। वी शुड नॉट बी कंफर्टेबल विद 4th, बिकॉज अमेरिका का 50% कैपेबिलिटी चाइना के पास में, हमारा उसका भी कम है, राइट। सो हमारी ट्रेनिंग, हमारा बैटल एक्सपीरियंस, हमारी फौज का जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसका एक्सपीरियंस जो है वो चाइना के खिलाफ होता है। बट टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम को अगर चाइना को डिफीट करना है तो हम अभी वहाँ पर नहीं हैं, हम काफ़ी पीछे। मैं काफ़ी ओपनली बोलता हूँ, वी आर एटलीस्ट अ डिकेड बिहाइंड। वो तब हम चाइना के काबिल समझेंगे अपने आप को जब हमारे देश के अंदर सारा इक्विपमेंट बनेगा, टेस्ट बेड होगा, इक्विपमेंट बनाएंगे, फ्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे। अभी भी हमारे पास नीश टेक्नोलॉजी की जो सामान है वो विदेशों से आते हैं। अब वाई आर वी बाइंग रफेल, वाई आर वी बाइंग अटैक हेप्टर्स, वाई आर वी नॉट प्रोड्यूसिंग आवरसेल्व्स? ठीक है, ये पॉलिसीज नहीं हमारी पुरानी, वो हमको चेंज करना है और हमको तेजी के साथ में चेंज करना है। पर क्या आपने उन पॉलिसीज में चेंज होते देखा है? हो रहा है, बट इट इज़, देखो ऐसा है कि ज़ीरो से मैंने आपको बताया ना, आप एक्सपीरियंस में सिविल से, सड़क से बच्चे को उठाया और बोला कि अब तुम स्पेशल फोर्सेस के जवान हो गए हो, ठीक है। आप उसको कितने, जो एक साइकोलॉजिकल ट्यूनिंग है ना, हाँ। वो एक 10-15 साल के अंदर आती है, राइट। टू टेक प्रेशर, टू टेक फायर का रिएक्शन, टू फाइट इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एंड एनवायरनमेंट,
उसी तरह टेक्नोलॉजी का जो इमर्शन है, क्रिएशन है, R&D है, इकोसिस्टम है, उसको भी बनाने में समय लगता है। तो जस्ट बिकॉज ये जो गवर्नमेंट है आज, इन्होंने 4 या 5 साल या 6 साल पहले एक बिल्कुल मिशन शुरू किया है इसके ऊपर, इट डजंट मीन दैट वी आर देयर। इट रिक्वायर्स मच मोर इम्पीटस, मच मोर एफर्ट। ठीक है। और ये लॉट ऑफ पीपल से जो फौज के ऊपर पैसा खर्च होता है वो बड़ा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है, राइट? ये भी कोई कहता है? बहुत लोग बोलते हैं वो वेस्टफुल। हाँ, जो आपके आइडियलिस्ट लोग हैं वो उसके बारे में हु थिंक दैट वॉर शुड नॉट बी एन ऑप्शन, वॉर शुड बी, तैयारी क्यों करनी है, वो उनको ये पता होना चाहिए कि हर चीज़ में वेस्ट होता है। ठीक है। आपके पास अगर लड़ाई नहीं लड़ी, मगर आप उसको ये मेजर करिए कि कितनी बार चाइना, पाकिस्तान या किसी देश ने आपको दबाने की कोशिश की होती है और आपकी इकोनॉमिक पावर को रोकने की कोशिश करी होती है। व्हेन यू स्टार्ट इवैल्यूएटिंग इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, देन यू रियलाइज कि इट वाज वर्थ एक आर्मी और एयरफोर्स और नेवी को तैयार कर रखना। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं? तो आप वैसे देखना। दूसरा, जो भी आप आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से बनाते हैं, अपने देश के हिसाब से बनाते हैं, तो आपका पैसा बाहर जाने के बदले में आपके लोगों को नौकरी देता है। बिल्कुल। ठीक है। तो ये कहना नहीं हम ठीक है हम बाहर से खरीद लेंगे, ठीक है आपने $1000 मिलियन लगाए और बाहर से खरीदा सामान, बट वही $1000 मिलियन लाखों लोगों को यहाँ पे नौकरी देता। तो हर छोटी सी चीज़, जो नट बोल्ट से लेकर के जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, या जो चिप्स हैं, अगर हमारे देश में बनेंगी तो किसका पैसा बचेगा और किसके पास जाएगा? सो मिलिट्री ऑल्सो इज, अमेरिका के पास में, अमेरिका हैज़ टेकन दिस टाइम, ट्रंप ने बोला मैं $1.5 ट्रिलियन अपने फौज के अंदर लगाऊंगा। वो $1.5 ट्रिलियन, वो पैसा जाएगा कहाँ? देश का देश में रहेगा, फैक्ट्रियाँ बनेंगी, लोगों के पास में जाएगा, इस्तेमाल होगा। और उसी 1.5 ट्रिलियन से वो ये यकीन करेगा कि जितने भी तेल के रास्ते हैं, जितने भी तेल वाले कंट्रीज़ हैं, वो किसकी बात माने? मेरी बात। हाँ। चाइना को तेल नहीं दोगे, तुम इसको सैंक्शन कर दूंगा, मैं उसको ऐसे सैंक्शन कर दूंगा। हाँ। वही चलता है। नहीं, पर ये जो लोग बातें कह रहे हैं, उनको क्या ये समझ नहीं है कि कल दिन जब हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे तो हम फिर एक्सपोर्ट करने वाले भी तो बन जाएंगे, फिर हमसे रक्षा सामान लोग खरीदना भी तो शुरू करेंगे, तो फिर तो हम बाहर का पैसा लेके आएंगे। वो आप आइडियलिज्म है, नहीं, वी डोंट डू इट, वी आर नॉट अ वॉर फाइटिंग नेशन। हम तो लड़ाई के साथ में नहीं चलते, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं। ये बहुत सीधे साधे करते करते जो हमारा भारत था, आज ये छोटा सा भारत कट के रह गया। ठीक है। सो समवेयर वी हैव टू बी रियलिस्टिक इन लाइफ। इनफैक्ट मैं भारत की बात क्या करूं सर, अभी हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से बोला गया है कि उनका J-17 जो जेट है, वो उसका उन्हें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है कि उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ उन्हें IMF के पैसे की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एड जो पाकिस्तान लगातार IMF से वो देखा था मैंने उसको अंदर ट्वीट यही किया था सिर्फ, एक मैंने उसका जवाब ऐसे ट्विटर में डाला था। हाँ। कि ये कौन सा वो नशा करते हैं। ठीक है। हाँ। या इस तरह की तो धारणा अमेरिका नहीं कह सकता कि हम JF-17 इतनी तेजी से बना लेंगे कि IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स ऑल पाइप ड्रीम्स। नहीं बना सकता पाकिस्तान? नहीं। जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि हमको IMF की लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी विद इन 6 मंथ, वो तो दावे से बोल रहे हैं। हम भी 6 महीने में हम वी कैन हैव अनदर शो आफ्टर 6 मंथ्स। हाँ। अजरबैजान के साथ वो कह रहे थे कि उनके शायद डील हो चुकी है ऑलरेडी। एक और देश का वो जिक्र कर रहे थे जिसके साथ उनकी डील हो चुकी है, और अब तो बल्ले बल्ले है उनकी, वो कह रहे हैं। लेट्स सी। वैसे 6 महीने क्या है, 6 महीने तो ये निकल जाते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है। लेकिन मैं जब जयपुर पहुंची सर, और वहाँ मेरी आर्मी ऑफिशियल से बात हुई, उन्होंने हमें सारे वेपन हमारे दिखाए, तो वो सीना गर्व से चौड़ा हुआ कि अब हम इतने आत्मनिर्भर हो चुके हैं कि हमें दूसरे देश की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि जी तुम मदद करोगे तब हम मजबूत बनेंगे। हाँ जी, बट शालिनी, वी शुड नॉट, मतलब यू शुड बी हैप्पी, बट एज अ मिलिट्री प्रोफेशनल मुझे लगता है कि हमें और भी करने की ज़रूरत है। ठीक है। जिस दिन हमारे पास अपने जेट इंजन बनने लगेंगे, फाइटर जेट्स अपने बनने लगेंगे, तब हम अपने आप को मानेंगे, फिर देन वी विल नो दैट वी आर अहेड।
इनफैक्ट जो हम बना भी रहे हैं, लाइक तेजस अगर हम बना रहे हैं तो इंजन अमेरिका से आ रहा है, हम अगर रफाल के कुछ पार्ट्स, राइट, करेक्ट। वो देखो इंजन अभी भी इवन अमेरिका इज नॉट बाइंग इट्स ओन इंजन और मेकिंग इट्स ओन इंजन, पार्ट्स कहीं कहीं से होते हैं, मगर वो गारंटीड होता है। जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं वो एक साथ चलते हैं, राइट। जो रशियंस हैं उनका अपना सिस्टम है, काफ़ी पुराना है। वी हैव नॉट इवन स्टार्टेड, मतलब वी हैव स्टार्टेड, मगर हमने अभी शुरू किया है, हमको बहुत समय लगेगा वहाँ पहुँचने पे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वी शुड बी हैप्पी, राइट। मैं आपको बोल दूँ बिल्कुल पंप करके आपकी ऑडियंस के लिए नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बस, तो गलत है, राइट। अच्छा हो रहा है, बट वी हैव टू कंटिन्यू डूइंग मच बेटर, मच फास्टर। आपने दो दशक का जो लैग है चाइना के साथ में, आप समझ रहे हैं कि चाइना आगे नहीं चल रहा है, चाइना भी तो आगे भाग रहा है ना उस रेस के अंदर, ट्रैक इवेंट के अंदर। इट इज़ नॉट लॉन्ग जंप कि एवरी टाइम यू कम और जंप, वो भी उसी तेज़ी के साथ भाग रहा है। आपने अभी पीछे 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 कैप्चर करना है। वहाँ पर जब उसका प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करता है वो इम्प्लीमेंट होता है। इसे कम्युनिस्ट पार्टी, राइट, कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल्स द कंट्री एंड एवरीथिंग। हमारे देश में जब वो प्राइम मिनिस्टर पास भी करते हैं, देन देयर इज अ ब्यूरोक्रेसी, वो फाइल चलेगी, डील होगी, बनेगा नहीं बनेगा, देयर आर सो मेनी डिस्कशंस, डिबेट्स, देयर इज एन इशू व्हिच वी नीड टू कंटिन्यू टू स्ट्रीमलाइन, मेक इट बेटर। मुझे आप ये भी समझाइए सर, क्योंकि आपने मुझे कहा कि एक देशवासी होने के नाते आपको गर्व हो सकता है उस आत्मनिर्भर भारत पर एक आर्मी ऑफिशियल होने के नाते आपको कमी दिखाई देती है। तो मुझे आप ये बताएं कि हालिया बयान है मणिशंकर अय्यर का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। इन 2026 भी ऑप सिंदूर हमने 2025 में किया, उसके बाद भी देश में ऐसे नेता हैं जो ये मान रहे हैं कि हमें ये तुरंत बंद करके और पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। तो एक फ़ौजी के तौर पे, आर्मी ऑफिशियल के तौर पे ये बयान और इन जैसों के बयान जब आप सुनते हैं तब क्या लगता है? नहीं, मैं तो फ़ौजी की तौर से नहीं बोलूँगा अभी, ये तो मैं एज ए नागरिक बोलूँगा। और मैं उस नागरिक की तरह से बोलूँगा जो जियो पॉलिटिक्स पढ़ता है, पढ़ाता रहा है, जो देश दुनिया में हो रहा है उसको। और मैंने ये सब चीज़ें आपको भी एग्जाम्पल बताई। अगर बात से वायरस सही हो जाता तो पाकिस्तान बनता नहीं, ठीक है। एक आइडियलिज्म टाइम था ना, उस टाइम पे भी कांग्रेस थी, बात कर लो, समझा लो, भारत एक रहना चाहिए, भारत को इंडिया पाकिस्तान मत बना दो, राइट। बट जो धीरे धीरे इंडिया पाकिस्तान हो गया, भारत, राइट, बांग्लादेश हो गया। फिर बात करी जो पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, जिस बिना पे वो बना है और जिस बिना पे वो चलता है, जिस बेसिस पे चलता है, वो बेसिस हमें ही नहीं धोखा देना है, वो अपने देशवासियों को धोखा देते हैं। वो अपने साथ बेगैरती करते हैं। उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ भी बेगैरती करी। आज वो ईरान के साथ, जिसके साथ बातचीत कर रहे हैं, उसके साथ मिलकर, अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर के ईरान के खिलाफ एक्शन की कार्रवाई, आफ्टर ऑल जो इंट चल रही है, इंट जनरेशन चल रही है, वो सब पाकिस्तान से हो रहा है। सो जो देश किसी का नहीं हो सकता है वो आपका कैसे हो सकता है, राइट। जिस देश ने कसम खाई है कि हमने 1000 कर, सी इट इज़ नॉट कसम खाई है, उन्होंने ट्रेनिंग करी अपनी लीडरशिप की, और वो लीडरशिप ऊपर उठ नहीं सकता अगर वो इस चीज़ के रास्ते पे ना चले। और चलिए आपको एक लीडरशिप मिल भी गया 4 साल 5 साल के लिए, जो ये स्नेक्स हैं वो अंदर दबे रहते हैं, समय आने पे दोबारा निकलते हैं। सो इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड योर एनिमी, वो आपको डसता जाएगा। हाँ ठीक है, आप ये भी सोच सकते हैं कि यार हमारा देश बहुत बड़ा है, वो डसते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट डसते डसते ही तो POJK रह गया हमारे पास। POJK में जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। आप यही वो देश है जो बांग्लादेश के अंदर ISI के थ्रू क्या क्या कार्रवाई कर रहा है। यही वो देश है जो रेडिकलाइजेशन हमारे यहाँ ही नहीं फैला रहा है, बट अपने देश के अंदर और दूसरे देशों में फैला रहा है। सो देयर इज़ एन आइडियोलॉजिकल डिफिशिएंसी इन दैट कंट्री। उस कंट्री से जितना आप बच के रहेंगे, जितना उसको अलग रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। वरना आपकी पीठ में छुरा वो हर बार डालता रहेगा। इट इज़ अ स्टेटेड पॉलिसी कि हमने कन्वेंशनल लड़ाई नहीं लड़नी है, हमने इनको, और आप उनके नेताओं की बातें सुनिए ना, उनको नेता बोलते हैं कि इनको इंडिया को फिर बातचीत में फुसला लो और साथ साथ में उनके पीछे ये सब कार्रवाई करो। दीज आर ऑल स्टेटेड
strategic directions. They can't change. मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि पाकिस्तान के साथ में बात करनी चाहिए. पाकिस्तान को जितना आइसोलेट करके रखेंगे आप, वो जिस दिन फ्रैक्चर हो जाएगा उस दिन इस रीजन के अंदर एक स्टेबिलिटी और एक शांति आएगी. फ्रैक्चर पाकिस्तान होने का नाम ही नहीं ले रहा, ये मुझे लगता है. और मैं ख़ास तौर पर यहाँ पर आपसे मसूद अजहर के उस स्टेटमेंट को समझना चाहूँगी जो 11 जनवरी को वायरल हुआ. एक ऑडियो क्लिप मसूद अजहर का 11 जनवरी को वायरल होता है जिसमें वो ये कहते हुए सुना जा रहा है कि हमारे पास कितने फ़िदाईन हैं, अगर उनकी संख्या भर हम बता दें तो पूरे विश्व में, भारत की वो बात नहीं कर रहा है, पूरे विश्व में भूचाल आ जाएगा, उसका कहना है. और उसका कहना है कि ये 1 की, 10 की, 100 की या 1000 की संख्या में नहीं है, और ये फ़िदाईन पैसों के लिए या किसी लालच में नहीं है, इनको तो शहादत देनी है. अब पहला तो मुझे उसकी बात में बिल्कुल डाउट नहीं है सर. लोग ये कहते हैं कि गीदड़ भभकी है, ऑनेस्टली मुझे उसकी बात में बिल्कुल डाउट नहीं है कि उसके पास इतने फ़िदाईन होंगे. मैं अपने व्यूवर से चाहती हूँ कि आप भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि वो ये नहीं कह रहा है कि पाकिस्तान के पास इतने डॉक्टर्स हैं, इतने इंजीनियर्स हैं, वो कभी नहीं बना सकते हैं, वो बना ही फ़िदाईन सकते हैं. तो मुझे आप ये समझाएं कि वो मसूद अजहर जिसके ऑपरेशन सिंदूर में हमने रिश्तेदारों को मार दिया, हमने सुना कि वो रो रहा है, उसके अपने चले गए, वो अब अगर बोल रहा है कि इतने फ़िदाईन मैंने बना लिए हैं, तो कैसे समझें इसे? ऑन अ सीरियस नोट, पहली बात है वहाँ पे जो एक आइडियोलॉजी है ना, जो पढ़ाई लिखाई बचपन से लोगों ने दे रखी है, वो एक बिलीफ है उनका कि जब मैं मर जाऊँगा तो मेरी 7 पुश्तें आने वाली और पिछली जो है उनको सबको जन्नत मिल जाएगी. जब आपने एक बच्चे के दिमाग में ये जहर भरा हो एक धर्म के नाम पे या आइडियोलॉजी के नाम पर, वो कोई भी काम कर सकता है, राइट. मगर यस, टू से दैट कि वो कहीं पे भेज करके एक साथ 1000 चला देगा, वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है हमारे देश के हिसाब से. बट बिकॉज हमारी इंटेलिजेंसीज हैं, काम करती हैं. हर एक इंसिडेंट जो होता है ना हमारे देश के अंदर, आप ये मान के चलिए कम से कम 1000 हमारी इंटेलिजेंसी ने बचा लिया होता है. रोज अटेम्प्ट्स होते हैं, वो कंट्रोल किए जाते हैं, बचाए जाते हैं. उनके बारे में लोग बात नहीं करते, उसके बारे में बताया नहीं जाता. क्योंकि अगर मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर ये होना था और ये सिक्योरिटी फोर्सेस या इंटेलिजेंसीज ने बचा लिया, तो आप एज अ टेररिस्ट कमांडर या जो लीडर है वो आप उस लड़ी को निकालेंगे कि ये खबर कहाँ से आई. तो आपका जो सोर्स है या आपका जो एसेट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. सो एवरीथिंग इज नॉट शेयर्ड टू द पब्लिक एंड राइटली सो, राइट. सो इट इज़ नॉट सो ईजी इन आवर कंटेक्स्ट. बट येस, आप उनके वेस्टर्न बॉर्डर पे देखें, होती जा रही है. आप ये देख लीजिए कि कितने शिया मस्जिद हैं जिसके अंदर गैदरिंग के अंदर हो रही है. सो पागलों की कमी नहीं है उस देश के अंदर. जैसे आपने बताया ना, वो ख्वाजा साहब ने बोला कि हम इतने JF बना लेंगे कि आपको 6 महीने के अंदर IMF लोन की ज़रूरत नहीं होगी. जिस देश में खाने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, लोग गरीबी में चल रहे हैं, लोग चूरन खा के जी रहे हैं, जिस देश के अंदर तालिबान जैसा देश, अफ़गानिस्तान जैसा देश डजंट ट्रस्ट, उसने बॉर्डर्स ब्लॉक कर दिए. वो कहता है हमको वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट चाहिए नहीं पाकिस्तान से. सो वो देश के ऊपर आप, वहाँ सब कुछ पॉसिबल है. दे आर विलिंग टू डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स कि हमने इंडिया के ऊपर हाथ उठा लिया. ऑपरेशन सिंदूर को वो लोग सक्सेस मानते हैं ना, ठीक है, वो 1971 को भी सक्सेस मानते हैं, वो 65 को भी सक्सेस मानते हैं, वो हर चीज़ को सक्सेस मानते हैं. क्योंकि उसने एक वो फैलेसी बनाई हुई है, एक बिलीफ बनाया है कि अगर मैं हार भी जाऊंगा तो मैं लड़ते लड़ते मर गया, इसलिए मेरी जीत है, बिकॉज मुझे वो मिल गया जो जन्नत चाहिए थी, राइट. सो दैट इज़ देयर फिलॉसफी ऑफ लाइफ. और उन्होंने वो चूरन, ये जो आइडियोलॉजी है, वो सबको पिला रखा है, राइट. सो आई फ्रैंकली, जब मैं पाकिस्तान को देखता हूँ तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि उस जगह को, उस देश को, आर्टिफिशियल देश को कैसे कंट्रोल किया जाएगा. Who can control it? It will take at least 4 to 5 decades for them to change. पर मसूद अजहर का ये कहना
मेरा इसमें सवाल ये भी है कि वो जो चीख चीख के बता रहा है और कह रहा है कि विश्व में पूरे हड़कंप मच जाएगा अगर हम संख्या उनकी एग्जैक्ट बता दें, तो उसको रोक कौन रहा है? ये आपको बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सो एक्चुअली मैं कुछ सुनना नहीं चाहता ना, नोबडी इज इंटरेस्टेड, ही कैन कीप ऑन बाकिंग। रो रहा था, वो भाग गया था। जब उसने मारनी है या 1000 को मारना है तो वो खुद क्यों नहीं चला जाता, वो चला जाए जन्नत में भाई। Point या अगर जन्नत ही आपको जाना है, सबको भेजना है, तो वाई आर यू गोइंग? इतनी प्रोटेक्शन लेके क्यों चल रहे हो आप पहले, सबसे पहले यू लीड बाय एग्जाम्पल। आप उनके बच्चे सही सही काम कर रहे हैं, पैसा आप पूरा कमा रहे हो, पूरी सिक्योरिटी के साथ चल रहे हो, अच्छी हालात में जा रहे हो। सो यू नो अनफॉर्चुनेटली जो आइडियोलॉजिकल कीड़ा होता है ना, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है और लोग बहुत जल्दी उसमें फंस जाते हैं, स्पेशली अगर वो धर्म के नाम पे हो। क्या आगे आने वाले समय में पाकिस्तान की क्रैश लैंडिंग होते हुए आप देख रहे हैं? कभी लग रहा है कि हालिया समय में होगा? कई चीज़ें होती हैं, वो हमें समय, वी कांट स्पेकुलेट कब होगी, राइट। बट जो हालत है आज उसकी, बलोचीज डोंट वांट टू बी विद देम। और जिस दिन दुनिया के जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमको टेररिज्म से निजात चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए, जिस दिन वो डिसाइड कर लिया उस दिन वो पाकिस्तान के ऊपर फोकस करेंगे। मेरा ये सवाल हो सकता है आपको बहुत अजीब लगे सर, लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरा हर व्यूवर ये समझना चाहता है। जब हम सुनते हैं कि अमित शाह जी सदन के अंदर ये बोल रहे हैं कि पीओके लेने के लिए हम जान लगा देंगे, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इतनी बुरी परिस्थिति पहले भी पाकिस्तान ने पैदा की और आगे भी वो इस फिराक में लगा हुआ है, तो फिर हर मन में ये सवाल उठता है कि जब वो कहा था कि पीओके के लिए जान लगा देंगे, तो क्या ऑप सिंदूर के समय वो सही वक्त था, या आगे वो सही वक्त आएगा, या उस दिशा में हमें सोचना चाहिए भी या नहीं? पहली बात है, सोचना क्यों नहीं चाहिए, वो तो हमारा हिस्सा है। आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दोगे? पूरे देश के अंदर 1 इंच की प्रॉपर्टी के लिए 100 साल कोर्ट केस होते हैं, और आप भारत के हिस्से को छोड़ने की कैसे बात कर सकते हो? हाउ कैन वी टॉक ऑफ इट, राइट। चलो आपने बोला कि इसको छोड़ दो, तो आप फिर चाइना को ही बोलोगे यार जहाँ जहाँ तो तेरा कब्जा है तो वो ले ले। फिर आपने अगले दिन बोलना है कि चलो ठीक है, थोड़ा सा और ये भी कब्जा हो गया, तुम उसको भी ले लो। ऐसे थोड़ी चलता है, राइट। वी हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म। बट देखो, देयर इज अ बैगेज ऑफ पास्ट। बैगेज ऑफ पास्ट वाज बेस्ड ऑन आइडियलिज्म, नॉट ऑन रियल पॉलिटिक्स, राइट। आपको लगता था कि आप चाइना को, एंड यू नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्टीज एंड आई एम नॉट टॉकिंग पॉलिटिकल लीडर्स, वो दे वर राइट इन बिलीविंग व्हाट दे बिलीव अपने समय के अंदर, कि नहीं हम अच्छे होंगे तो सब अच्छे होंगे। उन्होंने दे दिया सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चाइना को। हमें चाइना ने क्या दिया उसके बदले में? ठीक बात। आप चाइना के देश को देखो, वो अपने मिलियंस ऑफ लोगों को मारने को तैयार हैं एक जगह से दूसरी जगह हटाने के लिए, राइट। दे डू पर्ज। वो उनका एक स्टडी डायरेक्शन होता है। जब वो डिसीजन ले लेते हैं तो वो ये नहीं देखते कि उनके लोग मर रहे हैं, किसके लोग मर रहे हैं। हमारे यहाँ तो आप जो सारे डिसीजंस हैं वो हर एक कम्युनिटी को साथ में लेके चलने वाले हैं, राइट। सो व्हेन यू आर फाइटिंग अ आइडियलिज्म बेस्ड इन जियोपॉलिटिकल एरिना, आप हमेशा पीछे रहेंगे। सो यू जस्ट कांट से कि मैं पीओजेके के बारे में नहीं सोचूंगा। पहली बात वो है। दूसरा, क्या ऑपरेशन सिंदूर का समय राइट समय था? आई डोंट थिंक सो। जो आप एक टेरिटरी लेने की बात कहते हैं, रिकैप्चर की बात कहते हैं, उसकी तैयारी अलग होती है। एंड आई विल गो बैक टू सैम मानेकशॉ's थिंग टू इंदिरा गांधी। जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बोला कि आपको ईस्ट पाकिस्तान में लड़ाई के लिए जाना है, तो उन्होंने बोला मुझको 7 महीने चाहिए, 8 महीने चाहिए, और तब हम इस चीज़ को करेंगे। और उस टाइम पे कंपल्शन था हमारे देश को लड़ाई के लिए जाने के लिए। लड़ाई जो है हमारा फर्स्ट टूल नहीं हो सकता पॉलिसी का, राइट। इट हैज़ टू बी अ टूल जब सब कुछ ख़त्म हो जाए, साम दाम भेद के अंदर जब ख़त्म हो जाए तो तंड के ऊपर आना पड़ता है, राइट। तो एंड वी सक्सीडेड, राइट। सो अगर आपको अचीव करना है, पीओजेके ही लेना है, तो उसके लिए बहुत कई सारे तरीके हैं, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है।
और कई चीज़ें वो कंडीशन साथ होनी चाहिए जो एक जियो स्ट्रैटेजिक कंडीशन है वर्ल्ड के अंदर, आपकी इकोनॉमी की, आपकी एक सामरिक ताकत की, पोस्चर की, बिलीफ की। और मैंने आपको बताया कि आप जिस दिन दुनिया के देशों को कन्विंस कर रहे होगे कि जो सारे टेरर अटैक हैं वो पाकिस्तान से स्टार्ट हुए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम ओसामा बिन लादेन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक हो, चाहे ये अटैक हो, चाहे वो अटैक हो, और अगर आपको देश दुनिया को टेरर से निजात दिलाना है, अगेन मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर धर्म की बात होती है सऊदी अरेबिया से टेररिस्ट आ रहे होते, उनका धर्म का सेंटर तो वही है, वहाँ से तो टेररिस्ट नहीं आ रहे, बट आ रहे हैं पाकिस्तान से, राइट। सो ये जो चीज़ जैसे वो डिसाइड कर लेंगे और पोस्टरिंग हो जाएगी तो ये क्लिनजिंग होगी, और जब वो क्लिनजिंग होगी तब ये सारी चीज़ें साथ में हो जाएंगी। तो आप, मुझे यकीन है कि या तो आप ये डिसाइड कर लो कि आज आपने लड़ाई लड़ लेनी है, तो जो प्रोग्रेस और प्रगति का रास्ता आप देख रहे हो वो होगा या नहीं होगा, उस पर सोच लेना है। तो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट कई टूल्स हैं टेबल के ऊपर जिनका मुझे यकीन, आई होप सो, मैं उस पार्ट पे नहीं हूँ, आई होप सो उसका इस्तेमाल हमारे देश के जो लीडरशिप है वो कर रहा हो, और अगर वो कर रहा है तो अच्छी बात है। हो सकता है पीओजे के बिना लड़े मिले, हो सकता है आपको उससे ज़्यादा मिल जाए, राइट। और पीओजे के जब मैं बोलता हूँ, मैं पीओजे के में जम्मू के आगे का नहीं बोलता हूँ। आप हमेशा लोग पीओके बोलते हैं तो कश्मीर के सामने मुजफ्फराबाद देखते हैं। मैं जब ऑक्यूपाइड एरिया देखता हूँ तो पीओजे जम्मू के सामने वाला इलाका, कश्मीर के सामने वाला इलाका, और एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान का, जिसके बारे में हमारे देश के लोगों की नज़र जाती नहीं है, ठीक बात, राइट। और गिलगित बल्तिस्तान जिस दिन ये ऑक्यूपाई हुआ वो किसी का नहीं था, वो उस टाइम पे जम्मू कश्मीर के पास आया था। सो सबसे बड़ा धोखा तो गिलगित बल्तिस्तान के साथ हुआ, और उनके लोग आज भी प्रताड़ित हैं, बिकॉज दे बिलोंग टू शिया कम्युनिटी, दे बिलोंग टू अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, और बहुत उनके साथ में अन्याय हो रहा है, ठीक है। मे भी पाकिस्तान को पता है कि पीओजेके और जीबी इंडिया के पास जाएगा, भारत के पास जाएगा, इसलिए शायद उनकी प्रताड़ना हो रही, राइट। सो आई लुक एट इट कि देयर इज अ फ्यूचर, यू हैव टू बिलीव इन इट। ये जो समय का जो एक वो कर्व बोलते हैं ना, ज्वार भाटा बोलते हैं, हमारा देश का ज्वार नहीं आया, हमारा देश नीचे ही चल रहा था काफ़ी समय से। हाँ। एक समय आएगा जब हमारा भी मौका आएगा, उसके लिए आपको तैयार होना है। यू सर्टनली कांट से कि ओहो जियो पॉलिटिकल कंडीशंस राइट हैं, पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत ख़राब है, वी कैन एक्सप्लॉइट इट, तब आप बोलें कि अब हम सेना तैयार कर रहे हैं, लेट्स टेक अ डिसीजन, तो आपको सेना तैयार करने में समय लग जाएगा, ठीक बात, ठीक है। तो जब आपके पास सेना तैयार होगी, हाँ। जियो पॉलिटिकल कंडीशंस तैयार होंगे, पाकिस्तान के अंदर के हालात तैयार होंगे, तो आपको आपका पीओजे मिल जाएगा। अपने आप नहीं होगा, ये करना पड़ता है। अब पॉडकास्ट में लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए ये मेरा आखिरी सवाल आपसे कि पीओके हम ले लेंगे, उसके लिए तैयारी हमें पहले से करनी होगी, लेकिन अभी तक भारत छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं वाली ही टेक्निक पर आगे बढ़ रहा है। क्या वो समय आप नज़दीक देखते हैं जब बिना छेड़े ही तुम्हें छोड़ेंगे नहीं वाली टेक्निक पर भारत आगे बढ़ेगा? हाँ, वो भी हो सकता है समय आने के ऊपर, जब वो तैयारी कर रहा हो और हमें उस तैयारी की बात मालूम चल जाए और हम उसको स्ट्राइक कर सकें, वो ताकत है हमारे पास। बट दैट इंटेलिजेंस, देखिए अभी भी हमको दुनिया को बताना पड़ता है ना, यू हैव टू प्रूव। दुनिया को ही नहीं बताना पड़ता, हमें अपने देशवासियों को सबसे पहले बताना पड़ता है कि आपने ये कार्रवाई क्यों करी। पहलगाम होने के बावजूद, पूरे प्रूफ होने के बावजूद, हमारे देश के नेताओं को अपने देशवासियों को बताना पड़ा कि ऑपरेशन सिंदूर जायज़ था। आपको पता है ना, प्रोटेस्ट हो रहे थे, स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो जिस देश में उतने फिशर्स हो ना, लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करें, और आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, वो तो आज की तारीख में ना इजराइल ही करता है सिर्फ, एक मेरे ख्याल से इवन अमेरिका इज़ नॉट डूइंग इट, राइट। तो जब आई होप उस समय आए, आई होप हमारा देश आगे बढ़े, उसकी सोच ऐसी हो कि हमसे जो गलत काम करने की ज़रूरत करने की सोचेगा भी, हम उसको मार सकते हो। एंड आई एम श्योर अगर आपकी सामरिक क्षमता अच्छी होगी, आपकी मिलिट्री पावर अच्छी होगी और आपकी जियो पॉलिटिकल पोजिशनिंग अच्छी होगी,
तो आप भी कर सकते हैं। और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि वो बहुत जल्द होगा, उस जगह तक हम बहुत जल्द पहुंच पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में समझना चाहती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत लंबी थी हमारे आर्मी चीफ की, अराउंड 1 घंटा, उससे थोड़ी ज़्यादा ही ये चली थी। तो उसको डिकोड करने में और इतने आसान ढंग से हमें समझाने में आपने जो हमारी मदद की, थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम।